तो पहला तो ये नहीं करना है कि आपने पहले पैसेज पढ़ लिया 4 से 5 मिनट में, के बाद आपने क्वेश्चन की तरफ चले गए। आपको फिर से बार-बार वो पैसेज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसका सही तरीका क्या है, पहले आप 2 से 3 मिनट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या-क्या पूछ रहा है। 2 से 3 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है। और एक और चीज़ का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है, बचपन में हम जैसा करते थे कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिया और वर्ल्ड ढूंढते गए कि कौन सा वर्ल्ड कहाँ पे आ रहा है एंड उसके बेसिस पे हमने टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो यूजीसी है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ के लिए कॉम्प्रिहेंशन देता है। तो समझ यूजीसी ऐसे तो चेक नहीं करेगा कि उसने जस्ट क्वेश्चन उठा लिया, आपको वो वर्ल्ड ऊपर दिख गया और आपने वहां पे से टिक कर दिया। मोस्टली सारे क्वेश्चन इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट है वो पूरा पैसेज नहीं पढ़ते हैं। तो पहला जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था वो ये पॉइंट था कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने, फिर आप पैसेज पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए। और दूसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पैसेज भी थ्रूली पढ़ना है, अच्छे से पूरा पैसेज पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन में आपने देखा कि ये वाला शब्द आ रहा है, फिर आप ऊपर ऊपर से देखो कि ये वाला शब्द कौन से पैराग्राफ में है एंड वहां पे से जस्ट 1-2 लाइन पढ़ के आप टिक लगा दो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके फिर निश्चित ही 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन समझ के ऊपर बेस्ड होते हैं। 1-2 लाइन पढ़ के हम वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसा लगेगा, फिर वो एक स्टोरी आ जाती है ना कि कुछ लोग अंधे थे, उनको हाथी के पास ले जाया गया। जिसने पैर छुआ उसको लगा कि हाथी एक खंबे की तरह है, जिसने हाथी की पूंछ छुई उनको लगा कि वो एक रस्सी की तरह है। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमारे साथ यही हो जाता है, अगर हम पूरा पैसेज पढ़े बिना जस्ट शब्दों को देख के 1-2 लाइन पढ़ के अगर हम आंसर करते हैं तो हमें बस उसका एक पर्सपेक्टिव पता चलता है। तो आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट, आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है। पैसेज अच्छे से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि पैसेज आपसे क्या कहना चाह रहा है। तीसरे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली 4 या 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट, मींस क्या पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन। तो मोस्टली जब ये 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, व्हाट और व्हेन, यानी कि क्या और कब आपसे पूछा जा रहा है, उस समय आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, जब आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर पैसेज पढ़ लिया, फिर आप क्वेश्चन पे आए हो, तब आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट और व्हेन का, तो फिर आपको फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर से आपको पूरा पैसेज फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने एक बार पैसेज पढ़ा है और पैसेज पढ़ते हुए भी आपका दिमाग चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन आए हैं तो वो कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। तो वहां पे आप नोट करते हुए चलोगे, आपको मिल जाएगा व्हाट एंड व्हेन वाले सारे के सारे क्वेश्चन। तो ये जो व्हाट और व्हेन वाले क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें क्या और कब पूछा जाता है, पहले तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते इस टाइप के। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके के होंगे जिसमें सीधा सीधा क्या और कब पूछा जाएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, वो रहते हैं हाउ, कैसे, व्हाई, क्यों, और आपको टाइटल देना होता है। जो आपका पैराग्राफ है उसको एक टाइटल देना होता है। तो अगर आपके ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, हाउ मतलब कैसे आपको पूछा जा रहा है, उसके बाद वाई यानी कि क्यों आपको पूछा जा रहा है, क्यों से रिलेटेड क्वेश्चन है, और तीसरा है आपको पैराग्राफ को एक टाइटल देना है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपके पास अगर समय है, अगर आपके पास समय नहीं है फिर तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, पर अगर आपके पास समय है, क्योंकि समय नेट के एग्जाम में हमारे पास बहुत सारा होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी समय के ऊपर भी हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं अगर हमारे पास समय है तो जो हाउ, वाई एंड आपको अगर एक टाइटल देना है पूरे पैराग्राफ को, तो इन सारे क्वेश्चन को करते समय आपको फिर से पैसेज या फिर जिस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है आपको एटलीस्ट उस पैराग्राफ को फिर से पढ़ना है। क्योंकि मोस्टली ये जो
क्यों और कैसे और एक टाइटल देने वाले जो क्वेश्चन है वो मोस्टली पूरे पैराग्राफ को ही कवर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम एक दो लाइन से इनका आंसर दे देंगे, लेकिन उसमें आपसे पूरा का पूरा कंसेप्ट पूछा जाता है। तो व्हाट और व्हेन वाले क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे हाउ, व्हाई या फिर टाइटल पूछा जा रहा है, फिर आपको थोड़ा सा ध्यान से वो क्वेश्चन करना है। एकदम हौच-पौचनेस में या फिर जल्दीबाजी में वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो ये आपका हो गया। तीसरा जो पॉइंट है, जब हमने एक बार क्वेश्चन देख लिए, फिर हमने पैसेज भी पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन पे आए हैं, तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन मिसिंग है, तो मोस्टली जो क्वेश्चन के आपके सीक्वेंस होते हैं, किस सीक्वेंस के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका पैराग्राफ वाइज होता है। यानी कि 90% कंडीशन में क्या होगा, जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो पहले पैराग्राफ से होगा, दूसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन के कुछ लाइनों बाद आपको मिल जाएगा, तीसरा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को आपने जहाँ पे ढूंढा था उसी से कुछ लाइनों के आगे मिल जाएगा। तो मोस्टली 90% जो पैसेज होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो पैराग्राफ में भी लाइन वाइज ही आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पैराग्राफ से बाहर का है या फिर किस पैराग्राफ से पूछा होगा ये आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उससे पिछला क्वेश्चन देखना है कि वो आपने जहाँ पे ढूंढा था उसी से कुछ लाइनों के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पता नहीं चलता है कि हमें पूरे पैराग्राफ में से पूरे पैसेज में से किस पैराग्राफ के आधार पे आंसर करना है। जैसे आपसे कोई अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर आपके दो ऑप्शन कोलाइड कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि पहला भी ऑप्शन सही हो सकता है, दूसरा भी ऑप्शन सही हो सकता है, तो ऐसे में आपने पिछला क्वेश्चन देखना है। पिछला क्वेश्चन जहाँ पे मिला था उससे थोड़ा सा आगे पे आपको ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है वही आंसर आपने टिक करना है। तो ये कुछ एक चीजें हो गई जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हुए ध्यान रखनी है। सर लास्ट में क्या बताया आपने, बताना एक बार। लास्ट में मैंने ये बताया कि कई बार हमें ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि इसका आंसर पहले वाले मीन्स आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इसका आंसर पहले पैसेज में भी है, इसका आंसर दूसरे पैसेज में भी है। मीन्स आपका जो पूरा कॉम्प्रिहेंशन होगा, जो गद्यांश होगा, आपको लगता है कि इसके पैराग्राफ में भी किसी क्वेश्चन का आंसर है और दूसरे पैराग्राफ में भी उसी क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसे में आप किस पैराग्राफ को इंपॉर्टेंस दोगे? तो आपने क्या करना है, उससे पहला वाला क्वेश्चन देखना है कि वो क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिला था। तो उससे पिछला क्वेश्चन आपको जहां पे मिला था उसी के थोड़ा सा आगे वाली लाइनों को इंपॉर्टेंस देके आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन में आपको उसी को प्राथमिकता देनी है। समझ आ रहा है आपको? जी सर। यस सर। यस सर। इन चीजों का आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ जो चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले यूजीसी का जो मेन लक्ष्य है कॉम्प्रिहेंशन का, वो है आपकी समझ को देखना। तो इसीलिए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और शब्दों को देख के कभी भी टिक नहीं लगाना है। दूसरा है, पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पे जाने से अच्छा है कि आप एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद पैसेज अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तीसरा मैंने आपको बताया कि आपको व्हाट और व्हेन वाले क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर हाउ, व्हाई और एक टाइटल के लिए पूछा जाए तो फिर आपको थोड़ा सा वहां पे अटेंटिव हो जाना है और थोड़ा सा गौर से पढ़ के फिर आंसर करना है। नेक्स्ट है, 90% केसेस में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे कि पैसेज की पहली लाइनों से पहला क्वेश्चन, फिर उसके बाद कुछ लाइनों से दूसरा क्वेश्चन, इस तरीके से आपको पैसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एक तरीके हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं आपको एक और
ट्रिक बता देता हूँ, वैसे ये सर बहुत मेरा एक क्वेश्चन है सर जैसे कि दोनों भाषा में हाँ आएंगे, जी। जैसे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएंगे सर पैराग्राफ, या एक ही लैंग्वेज रहेगा, जिन्होंने हिंदी किया हिंदी, इंग्लिश किया इंग्लिश? नहीं, पिछली बार तक क्या होता था, पिछली बार तक सभी लोगों को दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल होते थे। लेकिन इस बार से रूल चेंज हो गया है। जिन लोगों ने मीडियम इंग्लिश भरा है उन्हें बस इंग्लिश में पेपर मिलेगा, और जिन्होंने हिंदी भरा है उन्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर मिलेगा। अगर तो आपने क्या फॉर्म, बोला आपने सर, एक बार और बताएंगे? क्योंकि सर जिसने इंग्लिश भरा है तो क्या वो सेकंड पेपर भी इंग्लिश में ही मिलेगा, और फर्स्ट फर्स्ट तो मिलेगा सेकंड भी इंग्लिश में मिलेगा? क्योंकि हाँ, योग वाला पेपर तो हिंदी में थोड़ा इजी लगता है, और फर्स्ट पेपर इंग्लिश में इजी लगता है। इस बार का जो नोटिफिकेशन नहीं, था वो ना, रूल्स में लिखा था लेखा कि जिन्होंने हाँ, हिंदी किया है लिखा उनको था, दोनों मतलब इंग्लिश मिलेगा, और भरा है जिन्होंने तो इंग्लिश किया अगर आपका जो ऐसे सिर्फ होगा। इंग्लिश ही होगा उसमें। हाँ जी, आपने जो मीडियम भरा होगा ना फॉर्म भरते हुए, आपके कंफर्मेशन पेज पे दिखेगा आपको। अगर हाँ आपने जी, हाँ मीडियम जी। इंग्लिश भरा है तो आपको पूरा पेपर इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, आपको हिंदी नहीं मिलेगी वहां पे। लेकिन अगर आपने हिंदी भरा है तो आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा। तो लेकिन सर वहां पे ये कहाँ क्लियर था कि आप हिंदी भरोगे तो ये दोनों में मिलेगा, इंग्लिश भरोगे तो इंग्लिश में मिलेगा? ऐसा कुछ थोड़ी मेंशन था वहाँ पे, ऐसा हाँ था? हाँ मैम, किसी को पता है? मेंशन था वहाँ। जी, पेपर, यस यस। हाँ इस ऐसा? हाँ हाँ बार, मैंने भरा था, तो पढ़ा था। हाँ। हाँ जी, और बहुत सारे लोगों ने मतलब कि फिर अमेंडमेंट भी किया, क्योंकि काफी लोगों को देर से पता चला, तो इसीलिए तो बहुत वहां सारे पे जाके लोग, चेंज नहीं हो सकता ना सर, अब अगर कुछ ऐसा हो गया तो? मतलब क्योंकि उनको अभी बोल सकते पहली बार ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कुछ वहां पे हो, लेकिन 80% चांसेस हैं कि वैसा ही होगा कि अगर आपने इंग्लिश करा है तो आपको पूरा पेपर इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। फॉर्म अच्छे से बाकी, पढ़ा। हाँ जी, बाकी कोई बात नहीं। आपका पेपर 2 में अगर आपका इंग्लिश है तो श्लोक वगैरह तो हिंदी में ही रहेंगे, या फिर मोस्टली जो चीजें रहती हैं वो इंग्लिश में भी हिंदी से ही उठा के बिल्कुल वैसी ही दे दी जाती हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेनली उन लोगों को है जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है और उनको हिंदी में पेपर मिल जाता है, तो तब प्रॉब्लम है। जैसे आपको इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो तो आप कर लोगे पेपर 2 भी, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आपको ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा, लेकिन आप कर लोगे। तो कॉम्प्रिहेंशन का भी यही है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको किसी चीज की मीनिंग पता नहीं चल रही है, अगर आपको हिंदी में किसी चीज की मीनिंग पता नहीं चल रही है और आप सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश में उस चीज को देख लूं, तो मोस्टली वहां पे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आपको मीनिंग पता करने की फिर बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करना है। आप जस्ट वर्ड्स के बेसिस पे भी आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इक्वली कंफर्टेबल हो, यानी कि आपको हिंदी पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप ऐसा कर सकते हो कि मीनिंग देख लो। नहीं तो मोस्टली क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी में तो कंफर्टेबल होते हैं, इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हिंदी में कोई शब्द समझ में नहीं आया, उसको ढूंढने लगते हैं फिर इंग्लिश के पैराग्राफ में, और वहां पे कोई दूसरा शब्द उठा के ले आते हैं, मीन्स अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है तो आपको इंग्लिश वाला पैसेज नहीं खोलना है। और एक और चीज यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो कई बार जो क्वेश्चन है उसका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसका अर्थ बदल जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका मीडियम हिंदी है तो आप इंग्लिश से कोई मीनिंग उठा के लेके आ रहे हो। और इस बार तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि यूजीसी ने दोनों मीडियम अलग कर दिए। तो अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपको हिंदी के ऊपर ही ज्यादा विश्वास रखना है, अगर कभी कंसाइड कर रही हैं चीजें। और आपका मीडियम अगर इंग्लिश है फिर तो आपके पास मौका ही नहीं रहेगा हिंदी में देखने का। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर हाँ जी। जैसे अभी हमने अगर मीडियम हिंदी भरा है, बट ये हाँ कि जी। सर फर्स्ट पेपर तो बिल्कुल भी हिंदी में समझ नहीं आएगा, मतलब मैं अपने लिए बता रही हूँ। तो हाँ वो जी। तो फर्स्ट पेपर पूरा अगर हम इंग्लिश से कर लें उसके बाद हिंदी में सेकंड पेपर जाएं तो फिर वो चीज़ तो ठीक है, या फिर वो भी गलत होगा?
नहीं, वो अगर आपका मीडियम हिंदी, आपने हिंदी भरा हुआ है, फर्स्ट पेपर आप इंग्लिश में करना चाह रहे हो, वो तो आप कर सकते हो। लगभग सभी लोग ऐसा करते हैं कि फर्स्ट पेपर इंग्लिश में कर लें। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जैसे इंग्लिश में अगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो फिर, और हिंदी में अगर वो लोग पैसेज कर रहे हैं तो फिर उनको एक दो शब्द की मीनिंग ढूंढने इंग्लिश वाले क्वेश्चन में नहीं जाना है। बाकी अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में करना चाहते हो तो वो तो आप कर सकते हो। ओके सर, ओके। हाँ जी, तो ये कुछ एक चीजें थी जिनका आपको ध्यान रखना है। आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कुछ कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेज हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, 6-7 क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज दूंगा जो कि आपको सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे उनको सॉल्व करा के कोई बेनिफिट नहीं है, आप खुद से उन्हें पढ़ो आपको, और उसमें आंसर भी लिखे हुए हैं, तो खुद से ही आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे मिस्टेक कर रहे हो, कैसे हम जल्दीबाजी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ये कुछ एक चीजें थी जिनका आपको ध्यान रखना था। अब हम बात कर लेते हैं टाइम के ऊपर। तो टाइम आपके पेपर में बहुत सारा होता है। इन जनरल दो चीजों में लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली आपके पेपर में क्या होगा, सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको आते हैं तो आपको सीधे टिक करना है, आपको बहुत ज्यादा उसमें नहीं सोचना है। तो टाइम हमारा ज्यादा किस में जाता है, जो क्वेश्चन आपको आता है उस चीज को कंफर्म करने में हम बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन आ भी रहा है उसमें भी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर मैं सही कर रही हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ। तो आप आते हुए क्वेश्चन में भी टाइम लगा देते हो, और जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो बिल्कुल ही आप पहली बार सुन रहे हो, उस क्वेश्चन में भी आप बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो कि क्या पता कुछ दिमाग में आ जाए। तो अगर आप इन दो चीजों को अवॉइड करते हो, जो क्वेश्चन आता है उसे कॉन्फिडेंस के साथ आप अगर टिक करते हो बिना टाइम वेस्ट किए, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर बहुत ज्यादा नहीं सोचते हो, उसे लास्ट के लिए आप छोड़ देते हो, तो आपका जो पेपर 2 है वो लगभग 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट में हो जाता है इजीली, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम सब्जेक्टिव बोलते हैं ऑब्जेक्टिव? कैसे नहीं, क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव वाले तो टिक वाले होते हैं ना, जैसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, और सब्जेक्टिव होते हैं जो लिखने पड़ते हैं, तो कैसे नहीं, होता है? हाँ जी, लेकिन मैं यहाँ पे उस सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ। आपके क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, लेकिन दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना। एक आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम उन्हें भी कहते हैं जिसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है उस पर टिक करना है, और दूसरे रहते हैं एक तरह से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। तो योगा के पेपर में सब्जेक्टिव सर मतलब जैसे इनके विषय से संबंधित, हमारे विषय से संबंधित। जी, जो आपके विषय से संबंधित क्वेश्चन होंगे उनमें आपको कुछ सॉल्व तो नहीं करना है, जो आपको आता है आप टिक करोगे, और जो नहीं आता है उसको आप बात के लिए उसे छोड़ दोगे। तो क्योंकि मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको सॉल्व नहीं करने हैं, कोई भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं है, तो आपका पेपर 2 आपको टारगेट करना चाहिए कि 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट तक आपको पेपर 2 एक बार में कर लेना है सारा का सारा। अब वो क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। आपको 2 मिस्टेक नहीं करनी है। पहली मिस्टेक, जो क्वेश्चन आता है उसे भी बार बार कंफर्म करना। दूसरी मिस्टेक कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर बहुत ज्यादा सोचना। अगर आप इन 2 मिस्टेक से बचते हो तो आपका 1 घंटे 15 मिनट में पेपर 2 पूरा का पूरा हो जाएगा। फिर आपने पेपर 1 में आना है, और पेपर 1 में चाहे हमने DI पढ़ा था, चाहे आज मैंने कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज को 1 से 2 बार पढ़ने के लिए बोला, उस पर टाइम देने के लिए बोला, तो ये सारी चीजें आप फिर कर सकते हो। तो आपका जो पेपर 1 है उसमें भी अगर हम कुछ सब्जेक्ट को देखें, जैसे आपका इन्वायरमेंट हो गया, आपका हायर एजुकेशन हो गया, इसके अलावा आपका ITC हो गया, इसके अलावा टीचिंग के कुछ क्वेश्चन और रिसर्च के कुछ क्वेश्चन, ये भी लगभग सब्जेक्टिव रहेंगे, इस वे में कि आपको इन्हें सॉल्व नहीं करना है, ना ही बहुत ज्यादा सोचना है। और अगर हम बात करें DI की, मैथ्स की, कुछ क्वेश्चन टीचिंग के, कुछ क्वेश्चन रिसर्च के, आपको उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। तो मोस्टली आपको इन्हीं क्वेश्चन के लिए टाइम बचाना है, और यही क्वेश्चन आप बचे हुए टाइम में कर सकते हो।
तो टाइम का आपको कोई इशू नहीं रहता यूजीसी नेट के एग्जाम में, बस आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है उन क्वेश्चन में जो आपको नहीं आते या फिर जो आपको आ जाते हैं। तो बाकी के लिए आपको इनफ टाइम मिल जाता है। फिर लगभग अगर आप 1 घंटे या फिर 1 घंटे 15-20 मिनट में पूरा का पूरा पेपर 1 भी करते हो, तो फिर आपके पास लास्ट में 15-20 मिनट बच जाते हैं अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए। पेपर 2 में जो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए थे या फिर पेपर 1 में जो जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये बहुत टफ है, तो आपको 15-20 मिनट मिल जाते हैं लास्ट में क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए। तो टाइम के लिए आप इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो। पहले 1 घंटे 15-20 मिनट में पेपर 2 करने का ट्राई कीजिए जो क्वेश्चन आपको आते हैं। उसके बाद 1 घंटे 15-20 मिनट में पेपर 1 ट्राई कीजिए, और लास्ट के आपके पास 15-20-25 मिनट जितने भी आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ रहा है या फिर आपके जो डाउट क्वेश्चन है वो आप लास्ट में सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हो अपने एग्जाम में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर एग्जाम कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं सर? वो हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं सर, हम लोग जो हम लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। ठीक है, सर जो इसको भी लास्ट में डिस्कस कीजिए ना, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद डिस्कस कर लेंगे इस पर। ओके, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं करने सर वाले। कह रहे हैं देंगे, हम ग्रुप में देंगे उसको, फिर आराम से पकड़ के देंगे। हाँ जी, वो आपको खुद सॉल्व करना है, और जो जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं उनका यूज करना है आपको। बाकी एक और सर कंसेप्ट। आंसर भी होंगे जो आप देंगे आप ग्रुप में, उसमें आंसर होंगे? हाँ जी, उसमें आंसर होंगे। ठीक है, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कॉम्प्रिहेंशन में। मैं एक चीज मिस कर रहा था, एक मिनट जस्ट। ठीक है, ये जो टेक्निक है ये मोस्टली बैंकिंग या फिर ऐसे एग्जाम में यूज की जाती है जहाँ पे कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो कि बहुत ज़्यादा टफ है या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जैसे कि आपको टाइटल एक देना है पैसेज को, एंड वो टाइटल आपको 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन अगर सही लग रहे हैं, तो फिर उसमें कैसे आप सही ऑप्शन तक पहुंचोगे। तो वहां पे एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं BANE, बैन। तो आपके जो भी ऑप्शन है, अगर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन अगर सही लग रहे हैं या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो वहां पे आप इस चीज का यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसका यूज करने की आपको जरूरत पड़े ही पड़े। ये तब हम यूज करते हैं जब हमें कंफ्यूजन होता है 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको पैसेज को एक टाइटल देना है। टाइटल देने के लिए हमें हमेशा लगता है कि 2 ऑप्शन में से कोई भी सही हो सकता है, तो वहां पे इसका हम यूज करते हैं। ये एक एलिमिनेशन मेथड है। यहाँ पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाते हैं। तो बी का मतलब होता है आपका ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स होता है कि जो आपका पैसेज है, जैसे आपने टाइटल देना है, तो जो आपका पैसेज है अगर आपका टाइटल उससे ज्यादा चीजों को कवर कर रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है और आपका जो आंसर है वो अगर उससे ज्यादा चीजों को कवर कर रहा है, तो उसे हम ब्रॉड कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका जो आपका पैसेज था प्राणायाम के ऊपर, और आपका
एक टाइटल आपका वहां पे आ गया कि प्राणायाम के स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो ये आपका बड़ा टाइटल हो गया। तो इस तरीके के टाइटल से भी हमें बचना है, इस तरीके के ऑप्शन से भी हमें बचना है, क्योंकि प्राणायाम का स्वास्थ्य पर प्रभाव हमें सही लग सकता है क्योंकि है तो उसमें भी प्राणायाम, लेकिन स्वास्थ्य पर प्रभाव तो आपके पैसेज में था ही नहीं। तो जो भी ब्रॉड टाइटल हैं, ब्रॉड जो भी ऑप्शन होते हैं, उनसे हमें बचना है, उन्हें हमें एलिमिनेट कर देना है। ए का मतलब यहाँ पे होता है एलियन। सर इसमें लाइक आपने प्राणायाम और स्वास्थ्य बोला, तो इसमें लाइक वो क्या चीज है, ब्रॉड क्या है, मतलब प्राणायाम या स्वास्थ्य? ब्रॉड का मतलब है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पैसेज है और वो पैसेज मोस्टली है प्राणायाम के बारे में, लेकिन आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको एक टाइटल देना है इस पैसेज को, और पहला ऑप्शन है प्राणायाम का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो हमारा जो पैसेज था वो तो था प्राणायाम, लेकिन जो हमारा ऑप्शन है वो स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसी चीजों को भी लेके आ रहा है जो पैसेज में नहीं है। तो जो भी ऐसे ऑप्शन हैं जो कि पैसेज में दी हुई चीजों से ज्यादा चीजों को कवर कर रहे हैं, उनको भी हमें एलिमिनेट कर लेना है। समझ आया? जी सर, आ गया। हाँ जी। नेक्स्ट है एलियन। जी सर। हाँ जी, नेक्स्ट है एलियन। एलियन का मतलब यहाँ पे होता है जो चीजें आपके पैसेज में बिल्कुल ही नहीं है, उनको भी आपने एलिमिनेट करना है। तो ये काम तो हम करते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आया है प्राणायाम के ऊपर पैसेज, और ये पहले वाले का एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। पैसेज आपका प्राणायाम के ऊपर है और ऑप्शन में आपका टाइटल पूछा गया है और ऑप्शन में योग है। तो योग क्योंकि एक बड़ा कैटेगरी को दिखा रहा है, पैसेज से भी बड़ी कैटेगरी को दिखा रहा है, तो ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना है। एलियन मीन्स पैसेज में जो चीजें नहीं हैं उनको भी हमने एलिमिनेट कर देना है, चाहे ये सही ऑप्शन क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया है कि भूखमरी के क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं, भूखमरी यानी कि हंगर से क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं। तो कुछ आपको ऐसे लगेंगे कि नहीं ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन अगर वो ऑप्शन आपके पैसेज में नहीं है तो आपने उनकी तरफ नहीं जाना है। आपने पैसेज को ही एक तरह से पैसेज को ही बेस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाहर से अगर आपको अपने मन से कुछ चीजें सही लग रही हैं जो ऑप्शन में है, उन पे आपने नहीं जाना है। समझ आ रहा है? जी सर एक बार सर दोबारा बताना प्लीज एक बार। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कई बार ऐसे होता है ना, हमसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ मॉरल या फिर नैतिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्पल कि हंगर के क्या क्या कंसिक्वेंस होंगे, भूखमरी के क्या क्या कंसिक्वेंस होंगे, मीन्स भूखमरी बढ़ने से क्या होगा। तो वहां पे कुछ ऑप्शंस होंगे, कुछ ऑप्शन हो सकते हैं कि भूखमरी बढ़ने से फिर आपके आपराधिक मामले बढ़ जाएंगे, उसके बाद भूखमरी बढ़ने से धीरे धीरे जो मृत्यु दर है वो बढ़ने लगेगी। कुछ ऑप्शन होंगे, और क्योंकि हमें वो ऑप्शन कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग सही लगेंगे, तो आपने ऐसे सही ऑप्शन पे नहीं जाना है जो आपको कॉमन सेंस के हिसाब से सही लग रहे हैं। आपको उन्हीं ऑप्शन पे जाना है जो पैसेज में दिया हुआ है। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ जी। जैसे आपके सर आपका कहने का मतलब है कि अपने हिसाब से नहीं जाना, लेकिन जो पैसेज में दे रखा है उसके हिसाब से जाना। हाँ जी, अपने हिसाब से नहीं जानना है कि आपके कॉमन सेंस में जो चीजें सही लग रही हैं। जैसे आपको लगेगा कि हाँ भुखमरी बढ़ेगी तो लोग अपराध करेंगे पैसे कमाने के लिए, तो भुखमरी से आपराधिक मामले तो बढ़ेंगे, तो सही बात है। लेकिन अगर ये आपके पैसेज में नहीं दिया है तो आपने इस पे नहीं जाना है, आपने पैसेज को ही आधार मानना है। ओके सर। नेक्स्ट है नैरो। ये आपका ब्रॉड था। ब्रॉड में ऐसे ऑप्शन थे जो कि पैसेज से ज्यादा चीजों को कवर कर रहे थे। नैरो में ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जो कि आपके पैसेज से कम चीजों को कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल यही एग्जांपल है, अगर आपका पैसेज है प्राणायाम के ऊपर,
और आपसे यहाँ पे ऑप्शन आ जाए नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो ये तो बहुत छोटी चीज हो गई हमारे पैसेज से, तो नैरो ऑप्शन से भी हमें बचना है। नेक्स्ट ई से यहाँ पे आ जाता है एक्सट्रीम। अब ये एक्सट्रीम वाला एक्सट्रीम वाला जो टिप है वो यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं चलती है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम वाला है ये मनोस्थिति को देखने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक्सट्रीम मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा है, अगर आपको ऐसे ऑप्शन कुछ दिख रहे हैं तो उनको भी आपको अवॉइड करना है। मोस्टली ये क्वेश्चन एसएससी या फिर ऐसे एग्जाम में आते हैं कि कट्टरपंथी विचारधारा को पहचानने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसमें भी आप ध्यान रख सकते हो, अगर आपको कोई एक्सट्रीमिस्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा कट्टरपंथी विचारधारा वाले कुछ सवाल दिख रहे हैं, जैसे कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं ना कि जो लोग अपराध करते हैं, उसमें ऑप्शन में आ जाएगा कि हाँ उन्हें मतलब फांसी दे देनी चाहिए, या फिर इस तरीके के जो एक तरह से रिजिड एटीट्यूड वाले क्वेश्चन हैं, उन रिजिड एटीट्यूड वाले ऑप्शन को भी आपको लीव करना होता है। तो ये क्लियर हो गया आपको BANE। मतलब कहने का आपका कि जैसे कि उस ऑप्शन में ये है कि उसने अपराध किया है, जैसे किसी ने अपराध किया है और उसकी सजा फांसी है, तो वो ना लिख के हमें क्या लिखना है फिर, मतलब क्या ही याद देना है? पहले तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये व्यूज वाले रहेंगे, आपका व्यूज पूछा जाता है। तो आपका जो व्यूज होना चाहिए वो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नहीं होना चाहिए, कट्टरपंथी आपकी एक तरह से रिजिड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे व्यूज पूछे गए हैं आपराधिक मामलों के ऊपर, अगर आपका क्वेश्चन है और आपसे व्यूज पूछे गए हैं कि जो अपराध करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, तो उसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी रहते हैं कि हाँ उन्हें मार दो या फिर उन्हें एक तरह से उम्र कैद दे दो। तो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट व्यूज से बचना होता है। जो ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि हाँ उन्हें मतलब जिस दौरान उन्हें कैद में रखा जा रहा है उस दौरान उनके व्यवहार को देखते रहो, सुधार वाले जो आपके ऑप्शन रहेंगे, या फिर और भी जगह जो आपके मीडियोकर ऑप्शन रहते हैं, यानी बीच बीच के ऑप्शन रहते हैं, समझ वाले ऑप्शन रहते हैं, उन्हें हमें टिक करना है एक्सट्रीमिस्ट और रिजिड ऑप्शन के अपेक्षा। क्लियर हुआ? जी सर। सर हाँ एक जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी तो आपने बताया ना कि ये सारे ऑप्शन जो हमें सेम सेम लगते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से मतलब अप्लाई करना चाहिए। लेकिन हाँ कुछ जी। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सर, पूरे उसमें एक या दो तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, बिकॉज ये नेगेटिव मार्किंग्स तो होती नहीं, आई थिंक, है ना सर? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो जैसे कोई क्वेश्चन होता है बिल्कुल ही दिमाग में नहीं आ रहे और टाइम कम है, तो सोचता है कि चलो ऑप्शन ही लगा दो, तुक्का ही लगा दो, तो कौन सा तुक्का वैसे सबसे बेस्ट होता है लगाना ABCD में से? और ऐसा मतलब कि ABCD में ये प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो हम नहीं बोल सकते कि हाँ C वाले ऑप्शन ज्यादा होते हैं, B वाले ऑप्शन ज्यादा होते हैं। अगर ऐसा होता भी होगा तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आपको ये पैसेज सॉल्व करना है, अभी तक तो हम ये पैसेज को अच्छे से सॉल्व करने का देख रहे थे कि कैसे हम एक भी क्वेश्चन गलत ना करें, क्योंकि ये एक तरह से बोनस आपके क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास टाइम बचा ही नहीं है, फिर आप वर्ड्स को फॉलो कीजिए। जैसे क्वेश्चन में एक वर्ड देखिए और उसके बाद पहले क्वेश्चन में जो आपको शब्द मिल रहे हैं उन शब्दों को पहले पैराग्राफ में ढूंढिए, तो आपको वहां पे वो क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाएगा। अब वो सही हो गलत हो, लेकिन आप फिर उसे जल्दी ही करोगे। दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन क्या जहाँ पे मिला था उससे थोड़ा आगे आपको ढूंढना है, और जहाँ पे आपको शब्द मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं उस लाइन को पढ़िए और उसके आधार पर आपको टिक कर लेना है। तो जल्दी से जल्दी तो आप ऐसे ही कर सकते हो। सर ये तो कॉम्प्रिहेंशन वाले में बताया ना आपने कि ऐसे करके ऑप्ट करना है। कॉम्प्रिहेंशन के अलावा जो और अदर क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात कर रही हूँ, उसमें जैसे कोई एक दो क्वेश्चन हो गए ऐसे। आप ये पूछ रहे हो कि आपको तुक्का सही कैसे लगाना है? यस सर। सर ये मेरे को एक फर्स्ट वाला बता दीजिए, वो मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे इसकी ये ब्रॉड के बारे में। सर आप एक हाँ जी, पैसेज broad के बारे सर एक पैसेज दे दीजिए ना, तो वो सॉल्व कर लेते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी 10 मिनट है हमारे पास।
हाँ जी, हमारे पास 10 मिनट है, लेकिन पैसेज के साथ प्रॉब्लम ये है कि जरूरी नहीं है पैसेज में जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी अप्लाई हो। तो इसीलिए मैंने आपको 6 से 7 पैसेज दिए हैं, इन चीजों को आपने वहां पे अप्लाई करना है। तो उसके बाद हमारी रहेगी डीआई की, मैंने आपको कहा था एक प्रीवियस ईयर की हम क्लास करेंगे, उसी वहीं पे जहाँ पे भी आपको इसमें प्रॉब्लम होगी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो हम क्वेश्चन करेंगे तो वो तो मैं करता जाऊंगा, ना ही आप उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे स्क्रीन से लिखे हुए क्वेश्चन को, और ना ही आप अपने अकॉर्डिंग उसे सोच सकते हो। तो ये आपको खुद ही सर करना वो है। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जो है ना 18 19 20 जो पहले वो करवा दीजिए, मतलब फर्स्ट पेपर, कौन से अभी नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी हैं फर्स्ट प्रीवियस पेपर ईयर के। के क्वेश्चन? हाँ, अब सारे सब्जेक्ट के। नहीं सर, फर्स्ट पेपर, हाँ जी, जो भी आता है फर्स्ट पेपर में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन ईयर का आपका चल रहा है, शायद कल मनोज सर ने आपकी क्लास ली थी प्रीवियस ईयर के, तो मनोज सर आपकी क्लास लेंगे और जितने टॉपिक आपके रहेंगे उसके प्रीवियस ईयर फिर मैं आपको करा दूंगा। तो प्रीवियस ईयर के हम लेंगे अभी। सर जो पैसेज भेजेंगे उनके आंसर भी भेजिएगा सर साथ में। हाँ जी, सर उनके एक बार नैरो का दोबारा बता दीजिए कि जैसे नैरो का क्या हमें अवॉइड करना है नैरो में। नैरो मीन्स आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर आपका जो ऑप्शन है वो आपको लग रहा है कि सही है, लेकिन जो पूछा गया है उससे कम चीज को वो डिफाइन कर रहा है, तो ऐसे ऑप्शन को भी हमें अवॉइड करना है। ये नैरो का मीनिंग है। वो फर्स्ट वाला बता दो एक बार। फर्स्ट वाला है ब्रॉड, यानी कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगर ऑप्शन हमें सही लग रहा है लेकिन जो पूछा गया है उससे बहुत बड़ी चीज को कवर कर रहा है, तो फिर भी वो ऑप्शन हमें ऐसे में अवॉइड करना है। मीन्स सर कि हमें जो पॉइंट टू पॉइंट है सिर्फ हमें वही लेके चलना है। हाँ जी, जैसे मैंने आपको कहा कि एक पैसेज है और वो प्राणायाम के बारे में है, टाइम लगना चाहिए। तो ब्रॉड क्या हो जाएगा? ब्रॉड आपका हो जाएगा कि योगा आपको फिर एक पैसेज है प्राणायाम के बारे में है, आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि इस पैसेज के लिए आपको एक टाइटल यानी कि एक हेडिंग बतानी है। अब एक ऑप्शन होगा जिसमें कि योगा लिखा होगा, तो ये जो आपको योगा वाला हो गया ये ब्रॉड में आ गया, यानी कि पैसेज है आपका प्राणायाम के ऊपर लेकिन ऑप्शन आपका योगा हो गया। अभी मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे। नैरो में क्या हो जाएगा? टॉपिक हमारा प्राणायाम होना था लेकिन आपको ऑप्शन आ जाएगा कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहीं ना कहीं तो होगा आपके पैसेज में, लेकिन आपका पूरा पैसेज तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है ना, तो ऐसे ऑप्शन को नैरो ऑप्शन कह देते हैं, इनको भी अवॉइड करना है। समझ आया? ओके जी सर, जी सर। हाँ एक्सक्यूज मी जी, सर। हाँ सर जी। एक्चुअली सर जैसे आपने और सब चीजों के लिए टाइमिंग बताया, तो हमें एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए जिससे कि मतलब हम आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट सही चल रहा है अभी टाइमिंग का। आपका जो एक पैसेज है वो हो जाना चाहिए 7 मिनट में, लगभग 1-2 मिनट में आप पैसेज पढ़ लेते हो, उसके बाद 4-5 मिनट में आपको वो पूरा का पूरा पैसेज फिर कर लेना है, तो आपका 6 या 7 मिनट में पैसेज पूरा हो जाना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम है तो पैसेज में आप जितना ज्यादा टाइम लोगे पैसेज और डीआई मैथ्स में, उतना ही क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, लेकिन इन जनरल टाइम अगर कम है, मैनेज करते हुए चलना है, तो 7 मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। कोई और क्वेश्चन है आपके? सर अभी तो इंग्लिश का पता सर, नहीं था, इंग्लिश मीडियम ही दिया है अभी। कॉम्प्रिहेंशन के रिलेटेड तो नहीं है हाँ जी। सर, कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड नहीं है। मुझे पूछना है आपसे, एनवायरनमेंट में जो एक वर्ड है पांस या पीट, इसका मतलब क्या होता है सर? आप स्पेलिंग बताएंगे?